लेखक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी लेखनी के पीछे तथ्य होना चाहिए। जब मैंने भारत एक स्वर्णिम यात्रा की गठन किया तो मैंने उसी को पूरे ट्रेन के 22 दिन के सफ़र से ढाला। पूरे देश का एक साथ भ्रमण हो जाता है। एक लंबी गाड़ी में सत्संग होता है, उसमें आप निकल नहीं पाते हैं, आप औरों के साथ 500 लोगों के साथ चलते हैं। जब हम देवरिया पहुँचते हैं तो वहाँ पर बरगद के नीचे इसी चीज़ का प्रण लेते हैं कि अगले 20-25 साल में हम लोग रुकेंगे नहीं, निरंतर काम करते रहेंगे ताकि एक नया देश बने। युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके हम लोग अमृतकाल में इस देश को एक चमकी हुई, एक सोने की चिड़िया जो पहले कहते थे, मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 25 साल में जब हम लोग अपने 100 वर्ष मनाएंगे उसमें इस प्रकार का कुछ प्रयोजन कर पाएंगे। मैं कहूँगा युवाओं को, महिलाओं को कि उस किताब में सबसे बड़ी सीख है घुमक्कड़ी की। दोस्तों, आखिरी मौका है। अगले 25 साल में यदि हमने भारत को नहीं बनाया तो हमारी आबादी बूढ़ी होने लगेगी। उसके बाद दिन रात काम करें जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। यात्रा कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, यात्रा के ज़रिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान को कैसे बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, ये जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो यात्रा के माध्यम से ही बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ भारत एक स्वर्णिम यात्रा किताब के लेखक शशांक मणि जी लाइव जुड़े हैं। शशांक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट पर। शशांक मणि जी की हाल ही में ये किताब लॉन्च हुई, जिसका विमोचन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ये किताब उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित की है। इस किताब को लेकर आज शशांक जी से जानेंगे कुछ अहम सवाल, साथ ही उनके निजी अनुभवों की चर्चा भी करेंगे। उम्मीद है कि इस बातचीत का फ़ायदा न्यूज़ रूम पोस्ट के दर्शकों को पूरा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। शशांक जी, आज सबसे पहला सवाल आपसे यही कि भारत एक स्वर्णिम यात्रा है क्या, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। भारत एक स्वर्णिम यात्रा का वृत्तांत 25 साल पहले का है। 25 साल पहले आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के लिए मैंने अपनी कंपनी से करीब 4 महीने का अवकाश लिया और मैंने सोचा कि नवयुवकों को, नवयुवतियों को अगले 25 साल के वृत्तांत के बारे में देश को घूम के देखा जाए और उसके बारे में चर्चा हो। लगभग उसी का वृत्तांत स्वर्णिम यात्रा में है। हम लोगों ने एक पूरी ट्रेन हायर करी जिसमें उस समय 200 लोग 22 दिन चले निरंतर, और पूरे देश को देखा और इस स्वप्न को देखा कि अगले 25 साल में वो भारत कैसा होगा। और समय आ गया है, वो 25 साल आ गया है, 75वीं वर्षगांठ है कि उसमें उस बुक का लॉन्च, जो कि दीनदयाल जी को समर्पित है, एक बहुत शुभ संकेत है कि उस स्वर्णिम काल में जो हम लोगों ने स्वप्न देखा था वह पूर्ण होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और प्रतिज्ञा लेनी है कि अगले 25 साल में हम क्या करें। जी शशांक जी, एक सवाल ये उठता है कि देवरिया जैसे एक छोटे से स्थान से उठकर भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान IIT में यानी दिल्ली में आप आते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश जाते हैं, विदेशों में भी बड़ी कंपनियों पर, बड़े पदों पर, बड़े ओहदों पर रहते हैं, और फिर अब देवरिया आने का कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो कहूँगा कि जब मैं बचपन में पढ़ रहा था तो अनेक जगहों में पढ़ा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो जैसे संगरूर, पटियाला में पढ़ा, संगरूर के बाद पटियाला, फिर उसके बाद अहमदनगर, फिर दिल्ली आया, फिर अन्य जगह गया, अंततोगत्वा लखनऊ में पढ़ा मैं। तो जब भी मेरे पिताजी को अवकाश मिलता था अपने, मतलब जैसे कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम लोग अपने गाँव ही ले जाया करते थे। 2 महीने हम लोग गाँव में ही रहते थे, वही गाँव जहाँ पर अब मैं एक सेंटर बना रहा हूँ। तो जो एक ज़मीन की आवाज़ होती है वो हर समय मुझे अच्छी लगी कि वहाँ हम लोग कुछ करना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने मध्य भारत की कल्पना की, जिसका वृत्तांत एक आने वाली किताब में भी है। तो जो मध्य भारत की आवाज़ है, असली भारत की आवाज़ है, जो शायद हिंदी भाषी है, जो कि मेरे हिसाब से असली भारत को दर्शाती है, उसी के कारण मुझे देवरिया से ज़्यादा लगाव है। और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊँ, और हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी गोलाकार है, एक घूम के वहीं पर आना पड़ता है जहाँ से आपकी शुरुआत होती है। तो मैं देवरिया और बरपार उसी गांव में जाता हूँ जहाँ पर मेरे पुश्तैनी लोग रहते थे। मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे पिताजी वहीं के हैं। अब वहीं पर जाके मैं कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर जो एक हम लोग मॉडल बनाए वो पूरे देश के लिए सार्थक रहे। जागृत के माध्यम से आप ग्रामीण परिवेश में जो ज्ञान है उसे आधुनिक तरीके से सामने लाने का जो सपना देख रहे हैं, उसमें क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इससे कितने लोगों में बदलाव आया है, उनकी ज़िंदगी बदल रही है?
जागृति का जन्म करीब 14 साल पहले हुआ, जब जागृति यात्रा का गठन मैंने किया। मैं उसका फाउंडर हूँ, मैं संस्थापक हूँ जागृति यात्रा का। जागृति यात्रा एक बड़ी अनूठी यात्रा है, जो कि इसी यात्रा से, जो स्वर्णिम यात्रा मैंने करी थी एक बार 25 साल पहले, उसी से उत्पत्त है। उसमें हम लोग 500 लोगों को एक पूरी ट्रेन में पूरे देश का भ्रमण कराते हैं और असली भारत से उनका साक्षात्कार कराते हैं। उसका ध्येय ये है कि यदि मान लीजिए 15 दिन ये 500 लड़के लड़कियाँ, उसमें 40% महिलाएं होती हैं, अगर वो चलें तो असली भारत को देखेंगे, पूरे भारत को देखेंगे। एक तरफ नहीं कि महाराष्ट्र का हूँ या वो गुजरात का हूँ या यूपी का हूँ, पूरे भारत का जब चित्र उनके सामने आएगा तभी जाके उनको असली भारत से लगाव होगा और भारत बनाने की एक शक्ति जो है उनमें आएगी। इसी के होते होते हम लोगों ने 4 धामों की कल्पना की है। उसका पहला धाम जो देवरिया में है वो बन रहा है, मेरे ही गांव में बन रहा है, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। और हमारी ये सोच है कि मध्य भारत की कल्पना 14 साल पहले जो मैंने करी, जिसमें द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो टियर 2 टियर 3 ज़िले हैं, जो सिर्फ 240 हैं 740 ज़िलों में से, सिर्फ 240 ज़िलों में लगभग 60% भारत रहता है। उस भारत की खोज में ये यात्रा चलती है। और ये जो 4 धाम बना रहे हैं, उससे अनेक लोगों को रोज़गार और स्वरोजगार से हम लोग देश को आगे बनाने की कल्पना रखते हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की भावना है, इसमें अगले 25 साल में उद्यमिता से देश के निर्माण की भावना है, और इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। जी शशांक जी, आपने ये जो किताब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित की है, क्या है वो आपके लिए, आपकी नज़र में, और उनको ही समर्पित क्यों की? दीनदयाल जी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। 1964 में उन्होंने कुछ लेक्चर्स दिए जिससे कि हम लोग ने काफ़ी सीखा, और उसमें एकात्म मानववाद के बारे में पहली बार उन्होंने चर्चा करी। उस समय, उसके पहले सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म, इन सब चीज़ की बात होती थी, लेकिन इंटीग्रल ह्यूमनिज़म की बात जब उन्होंने करी, एकात्म मानववाद, तो वो एक भारतीय तौर तरीका था जिसमें सबको मिलजुल के काम करना है। इंटीग्रल मतलब इसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी वर्ग में ना हो, किसी जाति में ना हो, किसी समुदाय में ना हो। और इंटीग्रल का ये भी मतलब है कि पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, ये सब चीज़ें, हम लोग का पर्यावरण भी उसके साथ लगे। और ह्यूमनिज़म, भारत आज की तारीख में लगभग विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो अगर हम लोग ह्यूमनिस्टिक नहीं रहेंगे, लोगों को साथ नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ भौतिकवाद में विश्वास करेंगे, तो न तो भारत आगे बढ़ पाएगा, न तो पर्यावरण आगे हम लोग का समर्थन कर पाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके विचारों से। जो हम लोग सेंटर बना रहे हैं, जागृति की जो हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं, इसी इंटीग्रल ह्यूमनिज़म से प्रभावित है। और उसमें मेरे हिसाब से पूरा देश आज की तारीख में इस तरफ मुड़ रहा है कि सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता को लेकर ना आगे बढ़ें, हमारे से ही उपजी चीज़ों को, जिसके लिए दीनदयाल जी एक सार्थक एक उदाहरण है, उनको लेके हम लोग आगे चलें। जी शशांक जी, अगर आपसे ये जानना चाहें कि भविष्य में आप ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने की जो मुहिम चला रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हमारा देश प्राचीन देश है, लेकिन बहुत युवा प्रधान देश है, और 50% महिलाएं, उनकी ऊर्जा मेरे हिसाब से अभी तक उसका पूरा प्रयोजन नहीं हुआ है। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा, 15 अगस्त को इसके बारे में काफ़ी खास रूप से, व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं चाहता हूं कि अगले आने वाले समय में महिलाओं का उत्थान हो, महिला सबल हों, और महिला भी देश को आगे ले जाएं। अबला नारी की जो कहानी थी वो चली गई, अब नारी बहुत सशक्त है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। देश को, नारी को नहीं आगे बढ़ाना, नारी देश को आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार की सोच लेके हम लोग चलने वाले हैं। तो इसकी सोच करते करते हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। जागृति ने अपने ही क्षेत्र में देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और अन्य 7 जिलों में एक इंटरनेट साथी का प्रोग्राम किया था, जिससे महिलाओं को हमने इंटरनेट से जोड़ा। और युवा लोग, जिनकी प्रतिभा अनेक हैं, लेकिन वो लोग पलायन करने लगते हैं क्योंकि उनको बड़े बड़े शहरों में सिर्फ नौकरी देनी पड़ती है। इसके लिए हम लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं। रोज़गार वहाँ पर कैसे आए, महिला और युवाओं को रोज़गार हम लोग किस प्रकार से दें, ताकि हम लोग इस क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को, पूर्वांचल को आगे बढ़ाएं। और उसी के होते होते अन्य क्षेत्रों में, खासकर जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी उद्यमिता का प्रकाश नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़, असम, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे हम लोग, अगर हम लोग उद्यमिता से युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके हम लोग अमृतकाल में इस देश को एक चमकी हुई, एक सोने की चिड़िया जो पहले कहते थे, मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 25 साल में जब हम लोग अपने 100 वर्ष मनाएंगे, उसमें इस प्रकार का कुछ प्रयोजन कर पाएंगे। आप क्या लगता है, जो प्रयास हो रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है, और इसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है? देखिए, उद्यमिता का प्रयास हर जगह चल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उद्यमिता में सरकार है, उसको एक जामवंत का किरदार निभाना पड़ेगा कि कैसे इनेबल करे।
और जो समाज है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको एक हनुमान का किरदार निभाना पड़ेगा। इसमें सहायता मिलेगी हमें सरकार से और समाज, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट कनेक्ट से, अपनी हुनर से इसमें आगे आ सकता है। तो तीनों चीज़ों को जोड़ के समाज, सरकार और एक तरह से जो बाज़ार की बात होती है, नीलेकनी जी ने भी इसके बारे में बात करी है, मैंने भी अपनी आगे वाली पुस्तक में बात करी कि होल ऑफ नेशन अप्रोच उद्यमिता के लिए आवश्यक है। इसमें सिर्फ आप समझते हैं कि सरकार कर सके या प्राइवेट सेक्टर कर सके या समाज कर सके, ये सार्थक नहीं है। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच से ही उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि मान लीजिए किसी का हल्दी का पालन का कोई वो है, बिज़नेस है, तो उसको कैसे हम लोग मार्केट से जोड़ें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की अनुदान है। उसके बाद सरकार कैसे बोले कि भाई हल्दी प्रयोजन में हम लोग कैसे कुछ रियायत दे सकते हैं, और समाज जिसमें हनुमान है, वहाँ के लोग, देवरिया कुशीनगर के लोग, वो किस प्रकार से इसको आगे लेके चलें। तो अगर ये तीनों चीज़ें साथ होंगी तभी जाके उद्यमिता का विकास होगा। आपको क्या लगता है कि उद्यमिता ही जरिया है जिसके जरिए भारत विश्व गुरु बन सकता है? देखिए, उद्यमिता को सिर्फ हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरह न देखें। उद्यमिता एक थोड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। इसमें किसी भी क्षेत्र में अगर विकास लाना है तो कम संसाधन से बड़ी चीज़ें करना और उसमें जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को डालना, यही उद्यमिता की नई परिभाषा है। तो हमें अपनी तरह से उद्यमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें समाज का हर वर्ग जुड़े, और यही होगा तभी देश आगे बढ़ेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो देखिए होगी, लेकिन मान लीजिए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में 6 ट्रिलियन ऐसे लोगों के पास हो जो अमीर हों और बाकी के लोग गरीब 4 ट्रिलियन लेके बैठे हैं पूरा समाज, तो वो गलत होगा। उद्यमिता से क्या होगा, सब लोगों का विकास होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, और यही भावना है जो कि अंत्योदय को लाएगी, ताकि हर एक व्यक्ति बढ़े लेकिन आखिरी व्यक्ति को पीछे न छोड़े। जी, एक सवाल ये कि भारत एक स्वर्णिम यात्रा किताब से युवाओं और महिलाओं को क्या सीख मिलने वाली है, और स्वर्णिम भारत के योगदान में वो अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? पहली बात तो मैं कहूँगा युवाओं को, महिलाओं को, कि उस किताब में सबसे बड़ी सीख है घुमक्कड़ी की। आप देश में घूमिए, और इसमें मैं राहुल सांकृत्यायन की जो बात है आपको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने अपने निबंध अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा में बोला था, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी बहन, आपके भाई बोले न घूमो, उनको इग्नोर करो, घूमिए, असली देश में जाइए, मेरी यात्रा में आइए, जो कि आजकल चल रही पिछले 14 साल से। लेकिन यात्रा न भी आइए तो आप घूमिए और असली भारत में जाइए, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में मत घूमिए, असली भारत में जाइए और सत्संग करिए। ये दूसरा मैं कहूँगा कि अच्छे लोगों के साथ घूमिए, अपने अकेले मत घूमिए। सत्संग से ही समाज आगे बढ़ेगा। आप लोगों की दृष्टि, अब जैसे मैंने भी आईआईटी में मेरा परवरिश हुई, तो आईआईटी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, मेरे जो 10, 15, 20 मित्र थे, उनसे सत्संग हुआ तो बहुत सीखने को मिला, प्रोफेसर से तो सीखने को मिला। तो ये 2 संदेश मुख्यतः मैं दूंगा, और आखिरकार में मैं यही कहूँगा युवाओं को, महिलाओं को, बल्कि सब नागरिकों को, दोस्तों आखिरी मौका है। अगले 25 साल में यदि हमने भारत को नहीं बनाया तो हमारी आबादी बूढ़ी होने लगेगी। उसके बाद जो चीन को आज हो रहा है, 20 साल बाद हमें होने लगेगा। तो आखिरी मौका है, देश बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहें, दिन रात काम करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। दिन रात काम करें ताकि हम लोग आने वाले 20-25 सालों में इस ऐसे देश का निर्माण करें कि आने वाली पुश्तें हमें बोलेंगी इन्होंने काम किया था। ऐसा न हो कि आने वाली पुश्तें बोलें कि इनके पास मौका था लेकिन उन्होंने बीड़ा नहीं उठाया। ये मेरा संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। शशांक जी, अनुभव की तो आपके पास कमी नहीं है, डिजिटल युग का दौर है, ऐसे में एक किताब का लेखन कितना ज़रूरी है और आपके आगे के लक्ष्य क्या हैं? देखिए, लेखक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी लेखनी के पीछे तथ्य होना चाहिए और तजुर्बा होना चाहिए, जिसे मैं एक्सपीरियंस कहता हूँ। सिर्फ पढ़ के लिखना उचित नहीं है। मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, एक तरह से कई किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन जो लेखन में मेरा जो तजुर्बा है वो एक्सपीरियंस्ड है। जब मैंने भारत एक स्वर्णिम यात्रा की गठन किया तो मैंने उसी को पूरे ट्रेन के 22 दिन के सफ़र से ढाला। तो जो इस किताब को पढ़ेगा उसमें ये नहीं पढ़ेगा कि मैंने आध्यात्मिक रूप से किसी चीज़ को पढ़ा, उसमें डाला, मेरे तजुर्बे से, औरों के तजुर्बे से। और जो मेरी नई किताब आ रही है उसका नाम है इंडिया अ डायमंड इन द रफ़, और ये प्रकाशित होगी 2023 में। तो इसमें भी मैंने अपने अनुभवों को ढाला है, जो पिछले 14 साल से मैंने यात्रा का निर्माण किया है, उसको किस प्रकार से ढालें। देखिए, लेखन आवश्यक है, लेकिन एक्शन, कर्म उससे ज़्यादा आवश्यक है। अगर कर्म करके आप लेखन करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ अध्यात्म से लेखन न तो हमारे इतिहास में ऐसा है, न हमारी समाज में ऐसा है। कर्म करके, विवेकानंद जी जैसे बोला था कि
कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है हम लोग का, और अगले 25-20 साल में हमें कर्म से आगे बढ़ना है, लेखन उसके बाद आएगा। जी, जैसा कि आपके बारे में मैंने पढ़ा, जब 97 में आपने इस यात्रा की एक शुरुआत की थी, तो सवाल ये उठता है कि मन में रेल का ही ख्याल क्यों आया? देखिए, रेल से सब लोगों के पास एक रोमांचक इतिहास रहा है। एक मैंने भी बहुत पहले बचपन में एक मूवी देखी थी, एक फ़िल्म देखी थी, जागृति। बाय द वे कोइंसिडेंटली उसका नाम जागृति है। उसमें भी एक छोटे बच्चे को एक टीचर पूरे देश का भ्रमण कराता है रेल यात्रा में। उससे भी कुछ शायद एक सबकॉन्शियस प्रेरणा मुझे मिली, एक मेरे अंतर्गत कुछ भावना थी। तो जब ये समय आया 25 साल पहले कि देश का 50वीं वर्षगांठ आ रही थी, तो मैंने बोला रेल सबसे महत्वपूर्ण है, और उससे पूरे देश का एक साथ भ्रमण हो जाता है। एक लंबी गाड़ी में सत्संग होता है, उसमें आप निकल नहीं पाते हैं, आप औरों के साथ 500 लोगों के साथ चलते हैं। उस सत्संग से एक बहुत अजूबा, एक जैसे कहते हैं आपका एक्सपीरियंस मिलता है कि आप 15 दिन के लिए ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं जो पूरे देश से आ रहे हैं। न तो कोई महाराष्ट्र का है, न तो कोई अंडमान का है, न तो कोई कश्मीर का है, न उत्तर प्रदेश का है, बिहार, सब एक भारतीय हो जाते हैं। एक तो ये, और दूसरा हम लोग वहाँ करीब 40 लोग अंतर्राष्ट्रीय भी लाते हैं, उनका भी एक अच्छा तजुर्बा मिलता है। तो मेरे हिसाब से रेल एक बहुत सार्थक माध्यम है, जिससे कि हम पूरे देश का भ्रमण भी करते हैं, आनंद भी आता है, रोमांच भी होता है। लेकिन सर्वप्रथम जब हम देवरिया पहुँचते हैं तो वहाँ पर बरगद के नीचे इसी चीज़ का प्रण लेते हैं कि अगले 20-25 साल में हम लोग रुकेंगे नहीं, निरंतर काम करते रहेंगे ताकि एक नया देश बने। जागृत के माध्यम से बात की जाए तो आप कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, और उसका फ़ायदा आम लोगों को या जो आपके साथ जुड़ेंगे उनको, जो मध्यम वर्गीय लोगों की बात करते हैं, तो उनको कैसे मिलेगा? हमारी ये कल्पना है कि जैसे शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए थे हमारी सभ्यता को निखारने के लिए, अब समय आ गया है कि हम लोग भी 4 धाम बनाएं, जिसमें कि हमारी जो उद्यमिता से देश का निखार होए आज की तारीख में। उस 4 धाम की कल्पना है कि इसमें हम लोग, जैसे देवरिया बन रहा है, कि एक सेंटर बनाएं बड़ा सा, 6 एकड़ पे बन रहा है, विशालकाय वटवृक्ष के बगल में बन रहा है। उसके इर्द गिर्द के जो 15 ज़िले हैं, जिसमें कि देवरिया, कुशीनगर शामिल है, उसमें भी हम लोग नेटवर्क ऑफिस बना रहे हैं छोटे छोटे, और उसमें उद्यम कोर के तौर पे हम लोग कुछ लोगों को तैनात कर रहे हैं जो वहाँ के उद्यमियों को प्रभावित करेंगे, वो वहाँ के जामवंत बनेंगे, और हमारे हनुमान जो हैं वहाँ के उद्यमी उनका सार्थक साथ देंगे। इसी तरह कन्याकुमारी में हम लोग दूसरा सेंटर करेंगे, इसी तरह उड़ीसा में गंजाम में हम एक दूसरा सेंटर तीसरा करेंगे, इसी तरह नागपुर महाराष्ट्र में हम चौथा करेंगे। और एक मध्य भारत की जो कल्पना है, उसी के लिए इंस्टीट्यूट बनवा रहा हूँ मुंबई में, उसका नाम है मिडल ऑफ द डायमंड इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में बन जाएगा, जिसमें हम लोग शोध करेंगे कि मध्य भारत की जो कल्पना है, द्वितीय तृतीय श्रेणी के जो ज़िले हैं, उसको हम लोग कैसे निखारें। क्योंकि आजकल जो बात होती है ऊपर से आती है, हार्वर्ड से आती है या कहीं और से आती है, नहीं, हमारे भारत में अनेक प्रतिभाएं हैं, कैसे उनको उजागर करें, और वहाँ से उठी बातें हम लोग इस इंस्टीट्यूट में लाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है अगले 10 साल में इस सपने को हम लोग पूर्ण करेंगे। इसमें किसी को भी मिलना है जो श्रोता हैं इस चैनल के, उनसे मैं कहता हूँ कि या तो मुझे लिखें या जागृति में आवश्यक लिखें। मेरा ईमेल भी है shashank2@gmail.com, अगर आप उस पर लिखें तो आप लोग भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। शशांक जी, न्यूज़ रूम पोस्ट से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किताब के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि शशांक जी ने बताया कि भारत एक स्वर्णिम यात्रा किताब हमारे और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यात्रा करना क्यों ज़रूरी है, वो वक्त गया जब सिर्फ कलम के बल पर आप एक किताब लिख लेते थे, उसका अनुभव बताते थे। अब असल में आप यात्रा करें, खूब घूमें, पूरा भारत घूमें, उसको जानें और असली अनुभव उसको अपने शब्दों में बयां करें। उम्मीद करते हैं ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और मेहमान को न्यूज़ रूम पोस्ट पर देखना चाहते हैं तो उसका भी सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत, नए मेहमान के साथ। नमस्कार।